हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए थे और इस क्लास में न्यायपालिका के महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर है अध्याय 6 न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है, जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। इसके लिए यह जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। अब इसमें यह बताया है कि हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों थी, क्योंकि विभिन्न जितने भी व्यक्ति हैं, समाज है, राज्य है, उन सभी में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक ऐसी स्वतंत्र संस्था की जरूरत थी जो निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सके। तो इसलिए न्यायपालिका की स्थापना की गई, अर्थात आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में न्यायपालिका को देखा जाता है, जिससे कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता बनी रहे और न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय ले सके। दूसरा पॉइंट है इसमें, न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। अर्थात न्यायपालिका जो संविधान की लोकतांत्रिक परंपरा है, मतलब हमारा जो लोकतंत्र है उसके और जनता के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, वह जवाबदेह है। अर्थात कोई भी नियम हो, कानून हो जिसके प्रति जनता का विरोध उत्पन्न हो तो उसके लिए वह जवाबदेह है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं और न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सके। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों सुनिश्चित की गई? क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका हैं जो न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाएं और न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सके, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया और न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। न्यायपालिका की स्थापना, अब इसकी स्थापना कब की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई। कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को। और कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे, अर्थात इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए उनका नाम था सर मॉरिस ग्वेयर। भारत की आजादी के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में किया गया। अर्थात जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद, तो सबसे पहले उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में किया गया। अब न्यायपालिका की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, ये मैंने एक वर्ग चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। जैसे है न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना, तो इसमें सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या करता है? इसमें इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला भी कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा भी सकता है और यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज भी सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के ये कार्य हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय के क्या कार्य हैं? निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। दूसरा कार्य है मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तीसरा कार्य है राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों को निपटारा भी कर सकता है। और चौथा कार्य है अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी करता है। अब तीसरे नंबर पर जो है वो आता है उच्च न्यायालय के बाद जिला न्यायालय। अब जिला न्यायालय के क्या कार्य हैं? जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करना,
निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करना, और तीसरा है गंभीर किस्म के रहे आपराधिक मामलों पर फैसला देना। यह जिला न्यायालय के कार्य हैं। अब अंतिम है वो है अधीनस्थ न्यायालय। इसके क्या कार्य हैं? फौजदारी और दीवानी प्रकार के मुकदमों पर विचार करना। तो इस प्रकार आपने समझ लिया कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय, और उससे निचले स्तर पर जिला न्यायालय, और सबसे निचले स्तर पर है अधीनस्थ न्यायालय। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं, ताकि वह अपना कार्य सही ढंग से करे और निष्पक्ष रूप से न्याय कर सके। दूसरा पॉइंट है इसकी स्वतंत्रता के लिए, संघात्मक सरकार में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का दायित्व न्यायपालिका पर ही होता है। इसके साथ साथ उस पर मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि संघ और राज्यों के मध्य विवाद हैं तो उन विवादों का निपटारा करने के लिए उनका दायित्व संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए न्यायपालिका पर ही होता है, और इसके साथ ही मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी न्यायपालिका पर ही होता है। तो इन दोनों के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अति आवश्यक है। अब सर्वोच्च न्यायालय का गठन। न्यायपालिका के तहत सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 1 में दिया गया है, जिसके तहत मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल 8 रखी गई थी। अर्थात जब जो प्रावधान संविधान का निर्माण हुआ था उस वक्त अनुच्छेद 124 के एक भाग में यह निर्णय हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और एक 7 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर कुल 8 न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, क्षेत्राधिकार और न्यायाधीशों के वेतन एवं शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया। इस शक्ति का प्रयोग कर संसद ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 है। अर्थात जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ उसी प्रकार न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में भी परिवर्तन किया गया। उनके वेतन और शर्तें भी निश्चित की गई, लेकिन उन्हें भी परिवर्तित किया गया। और परिवर्तन करने के साथ साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में अब कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 है। अब सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसमें क्या आते हैं? मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीली और सलाहकारी क्षेत्राधिकार। तो इसमें क्या है? मौलिक में है संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्रों के आपसी विवादों का निपटारा। मतलब संघ और न्यायालयों के बीच, राज्यों के बीच जो विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों विवादों का निपटारा है वह सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। और अपीली क्षेत्राधिकार इसमें दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील की सुनवाई। और तीसरा है सलाहकारी, अर्थात जनहित के मामले तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। यह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत आता है। अब सर्वोच्च न्यायालय रिट भी जारी कर सकता है, जिसके तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेक्षण और अधिकार पर्चा जारी करने का अधिकार है। अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट के रूप में जारी कर सकता है। अब इसके सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार भी है। अब इसके न्यायाधीश की स्थापना। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। इनका निश्चित कार्यकाल होता है। ये सेवानिवृत्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। विशेष परिस्थितियों में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है।
न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से ये निर्भर नहीं है। अर्थात जो न्यायाधीश नियुक्त होता है सर्वोच्च न्यायालय का, उसे वकालत का अनुभव या फिर वह कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए और इसका निश्चित कार्यकाल भी होता है और ये सेवानिवृत्त होने पर अपने पद पर बने रहते हैं या फिर विशेष परिस्थितियों में महाभियोग के द्वारा न्यायाधीश को हटाया भी जा सकता है। न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, किंतु भारत में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया है। अर्थात जो यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है उसे ही वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है, लेकिन भारत में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। सर्वोच्च न्यायालय और उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है ताकि न्यायालय की स्वतंत्रता व शक्ति संतुलन दोनों बने रहें। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, पहली है महाभियोग द्वारा, दूसरी है अयोग्यता का आरोप लगने पर, तीसरा है विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर, चौथा है दोनों सदनों में बहुमत के बाद। उच्च न्यायालय का गठन, संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है। कौन से भाग में? 6वें भाग में। और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214 से 232 में राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर अनुच्छेद 216 के तहत नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, पर उनकी संख्या आवश्यकता अनुसार समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता अर्थात वकील रह चुका हो, वह राष्ट्रपति की दृष्टि में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। यह अधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक एम्पायर या निर्णायक की भूमिका देता है। दूसरा है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है और इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश भी दे सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके लिए उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। विशेषाधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का विशेषाधिकार क्या है? किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई करना।
भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। 1989-80 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायाधीशों ने उन मामलों में रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की सेवाएं नहीं ले सकते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने को इजाजत दी। न्यायिक सक्रियता ने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली को भी ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया। चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशियों की अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी, फौजदारी व संवैधानिक मामलों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों पर अपील सुनना, सलाहकारी, जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। उच्च न्यायालय का कार्य, ये तो मैंने पिछली बार आपको बताया भी है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो और एक बार पढ़ देती हूँ। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा भी कर सकता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी करता है। जिला अदालत का कार्य, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू, न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा है। दूसरा है, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है, जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए, जबकि ये सब न्यायिक सक्रियता के कारण कसमकसी असमंजसमी स्थिति में है। सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संघीय संबंधी अर्थात केंद्र राज्य संबंध के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती है, प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और जनहित याचिकाओं द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। न्यायपालिका और संसद, भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। इसमें है संपत्ति का अधिकार, अर्थात संपत्ति के अधिकार पर न्यायपालिका और संसद में एकमत नहीं था और यह उनके बीच टकराव का कारण था। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय
संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। संसद व न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते हैं। संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन कई अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है। लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है, तभी न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र रह सकता है। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। अगली कक्षा के लिए इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।